अगर हम अपने आसपास की खबरों पर नजर डालें तो कुछ हेडलाइंस वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे 28.6% भारतीय मोटापे से ग्रस्त हैं, या फिर भारत की 11.4% आबादी को डायबिटीज है। और साथ ही ये भी कि वायु प्रदूषण एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। बिल्कुल। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये इशारा करते हैं कि आज हम स्वास्थ्य से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी और शायद कुछ अनसुने पहलुओं पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ इन आंकड़ों को दोहराना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की कहानी को समझना है। सही। हम सब जानते हैं कि हमें हेल्दी रहना चाहिए, लेकिन हेल्थ का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ जिम जाना और सलाद खाना है, या फिर इसका कोई गहरा अनदेखा पहलू भी है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नजरिए से लेकर आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान तक। और ये भी समझेंगे कि हम संक्रामक और गैर संक्रामक दोनों तरह की बीमारियों के इस आधुनिक चक्रव्यूह से कैसे निकल सकते हैं। हाँ, चलिए तो फिर इस चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश करते हैं। शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से, स्वास्थ्य यानी हेल्थ की सही परिभाषा क्या है? ज्यादातर लोगों के लिए अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो मतलब वो हेल्दी हैं। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO इस सोच को पूरी तरह से पलट देता है। हाँ, WHO की परिभाषा तो अपने आप में एक क्रांति है। वो कहते हैं स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। बिल्कुल। यहाँ 3 शब्द गेम चेंजर हैं: शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ये हेल्थ के 3 पैर हैं। हाँ, और अगर एक भी कमजोर हुआ तो पूरी इमारत डगमगा जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य तो काफी हद तक समझ आता है, अच्छा खाना, एक्सरसाइज, नींद। लेकिन ये मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य वाली बात ये अक्सर किताबों में ही रह जाती है, और इसका रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब बहुत गहरा है। मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ डिप्रेशन या एंजाइटी का न होना नहीं है। तो फिर क्या है? ये है तनाव को मैनेज करने की हमारी क्षमता, हमारी सोच का नजरिया और मुश्किलों से लड़कर वापस खड़े होने की हमारी हिम्मत। और सामाजिक स्वास्थ्य वो है हमारे रिश्ते, परिवार, दोस्त, हमारा समुदाय, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है। अकेलापन आज के दौर की सबसे बड़ी महामारियों में से एक है, और ये सीधे सीधे हमारी सेहत पर असर डालता है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें एक 8वीं क्लास के लड़के की कहानी है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, वो कहानी बहुत कुछ कहती है। वो एक नए शहर में शिफ्ट होता है, स्कूल में कोई दोस्त नहीं, पेरेंट्स अपने काम में व्यस्त। वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए सोशल मीडिया की दुनिया में खो जाता है, लेकिन नतीजा उल्टा होता है। हाँ, उल्टा होता है। उसका अकेलापन और बढ़ जाता है, उसे सिरदर्द रहने लगता है, वजन गिरने लगता है और रातों की नींद उड़ जाती है। ये एक परफेक्ट उदाहरण है। उस लड़के को शायद कोई इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन उसका मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य बिगड़ चुका था, और इसका असर सीधा उसके शरीर पर दिख रहा था। बिल्कुल। जब हम तनाव में या अकेले होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जो लंबे समय में हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। मतलब मन की बीमारी शरीर की बीमारी बन जाती है। असल में यही होता है। और कमाल की बात यह है कि हजारों साल पहले आयुर्वेद भी तो यही कह रहा था। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का ठीक होना नहीं, बल्कि शरीर, मन और हमारे आसपास के माहौल के बीच एक संतुलन, एक हार्मनी है। एक हार्मनी। बिल्कुल। और आयुर्वेद इससे भी एक कदम आगे जाता है। उसमें दिनचर्या का एक कॉन्सेप्ट है, यानी प्रकृति के चक्र के साथ अपनी दिनचर्या को मिलाना। कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है। हाँ, ये उतना ही जरूरी है जितना कि आप क्या खाते हैं। और आज की मॉडर्न साइंस इसी चीज को सर्केडियन रिदम के नाम से स्टडी कर रही है। तो ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्राचीन ज्ञान को आज का विज्ञान मान्यता दे रहा है। बिल्कुल। तो अगर स्वास्थ्य के ये 3 आयाम हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, और ये इतने गहरे जुड़े हुए हैं, तो फिर सवाल यह है कि हम इस संतुलन को हासिल कैसे करें? ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर इन्हें अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में उतारें कैसे? हाँ, वही। देखिए, इसकी शुरुआत छोटे छोटे बदलावों से होती है। संतुलित आहार की बात करें तो इसका मतलब डाइटिंग करना नहीं, बल्कि अपनी थाली में हर तरह के रंग शामिल करना है। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, और सबसे जरूरी, प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाना। हाँ,
ये पैकेट में बंद चीजें जिनमें शुगर, नमक और खराब फैट की भरमार होती है, ये हमारे शरीर के लिए धीमे जहर की तरह है। और शारीरिक सक्रियता का मतलब घंटों जिम में पसीना बहाना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है बस एक्टिव रहना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना, पास की दुकान तक पैदल जाना, बच्चों के साथ पार्क में खेलना। हाँ, ये सब काउंट होता है। लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है हमारा माहौल। हमारा माहौल? हाँ, आपका पिन कोड आपकी सेहत के बारे में आपके जेनेटिक कोड से ज्यादा बता सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, मतलब सामाजिक कारक जो हमारी सेहत तय करते हैं। हमारे स्रोत में 2 पार्कों की तस्वीरें हैं, एक साफ, हरा भरा और सुरक्षित है, और दूसरा कूड़े और गंदगी से भरा है। जाहिर है पहले पार्क के पास रहने वाले लोगों, खासकर बच्चों की सेहत बेहतर होगी। क्या आपके पास साफ पानी आता है? क्या आपके इलाके की हवा साफ है? क्या आपको ताजे फल सब्जी आसानी से मिलते हैं? ये सवाल हमारी सेहत की नींव है। बिल्कुल। हवा की बात चली है तो बड़े शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI तो रोजी डरावने स्तर पर रहता है। सही कहा। हम एक ऐसे अदृश्य दुश्मन के साथ जी रहे हैं जो हर सांस के साथ हमारे अंदर जा रहा है। और ये सिर्फ फेफड़ों की बीमारी जैसे अस्थमा तक सीमित नहीं है। नहीं, नई रिसर्च बताती है कि वायु प्रदूषण दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और यहां तक कि दिमागी सेहत पर भी असर डाल सकता है। व्यक्तिगत अच्छी आदतें अपनी जगह हैं, लेकिन एक साफ और स्वस्थ समाज के बिना पूरी तरह से हेल्दी रहना लगभग नामुमकिन है। हाँ, एक तरह से नामुमकिन ही है। तो मतलब हम अपनी सेहत का किला कितना भी मजबूत बना लें, अगर बाहर का माहौल ही खराब है तो दीवारों में दरार आ ही सकती है। बिल्कुल। और जब ये दरार आती है तब हम कहते हैं कि हमें रोग हो गया है। चलिए अब इस पर बात करते हैं, रोग या बीमारी को कैसे समझा जाए। रोग का सीधा सा मतलब है शरीर या मन के सामान्य कामकाज में रुकावट। हाँ, जब ये रुकावट आती है तो शरीर हमें सिग्नल देता है। कुछ सिग्नल्स हम महसूस करते हैं, जैसे दर्द, थकान, इन्हें लक्षण यानी सिम्टम्स कहते हैं। और कुछ को डॉक्टर माप सकते हैं, जैसे बुखार, ब्लड प्रेशर, इन्हें संकेत या साइंस कहते हैं। बिल्कुल। और यहीं से बीमारियों की दुनिया 2 बड़ी शाखाओं में बढ़ जाती है, संचरणीय और असंचरणीय। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये सुनने में टेक्निकल लगता है, पर असल में ये हमारी आज की स्वास्थ्य चुनौतियों की पूरी कहानी बयान करता है। बिल्कुल। संचरणीय या संक्रामक रोग वो हैं जो किसी रोगाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से होते हैं और एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकते हैं। सर्दी जुकाम से लेकर कोविड-19 तक। हाँ, ये वो बीमारियां हैं जिनसे मानवता सदियों से लड़ती आ रही है। इनके फैलने के तरीके भी अलग-अलग हैं, हवा से, पानी से, छूने से, या फिर मच्छर जैसे किसी वेक्टर के जरिए। सही। और फिर आती है दूसरी कैटेगरी, असंचरणीय रोग। ये वो बीमारियां हैं जो एक से दूसरे को नहीं लगती, और आज के दौर में यही सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरी हैं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पिछली 1 सदी में हमने चेचक, पोलियो जैसी कई संक्रामक बीमारियों पर काफी हद तक काबू पा लिया है। ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब हम एक नई तरह की महामारी का सामना कर रहे हैं, डायबिटीज, दिल की बीमारियां, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर। और ये बीमारियां किसी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं होती, दुश्मन बाहर से आता था और ये नया दुश्मन हमारे अंदर ही पैदा हो रहा है। बिल्कुल सही। और इसी कैटेगरी में अभावजन्य रोग यानी डेफिशिएंसी डिजीजेस भी आते हैं, जैसे आयरन की कमी से अनीमिया। ये दिखाता है कि आज के दौर में भी जहां एक तरफ मोटापे की समस्या है, वहीं दूसरी तरफ कुपोषण भी एक हकीकत है। तो अब जब हमने बीमारियों के इस लैंडस्केप को समझ लिया है तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, बचाव कैसे करें। कहते हैं रोकथाम इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? संक्रामक रोगों के मामले में तो ये काफी हद तक सही है, और इसके तरीके भी बहुत सरल है। जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, खासकर साबुन से हाथ धोना, किसी भी वैक्सीन से ज्यादा जानें बचाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। खांसते छींकते समय मुंह ढकना, बीमार होने पर घर पर रहना, ये छोटी छोटी आदतें एक बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी हैं। ये तो हुए बाहरी उपाय, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी तो एक पूरी फौज है जो इन दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार बैठी है, हमारा इम्यून सिस्टम। हाँ, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कुदरत का एक नायाब तोहफा है। ये हमारे शरीर की सेना है जो लगातार बाहरी हमलावरों की पहचान करती है और उन्हें खत्म करती है। लेकिन कभी-कभी इस सेना को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है ना?
हाँ, और यहीं पर टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन की भूमिका आती है। वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट ही बड़ा दिलचस्प है। ये हमारे शरीर को एक तरह से बेवकूफ बनाने जैसा है, पर अच्छे के लिए। आप इसे एक फ्लाइट सिम्युलेटर की तरह समझ सकती हैं। अच्छा, टीके में बीमारी फैलाने वाले रोगाणु का एक कमजोर या मरा हुआ रूप होता है। जब ये शरीर में जाता है तो हमारी इम्यून सेना इसे असली दुश्मन समझकर लड़ना सीख लेती है। मतलब एक मॉक ड्रिल की तरह। हाँ, और वो इसकी तस्वीर अपनी याददाश्त में सेव कर लेती है। इसे उपार्जित प्रतिरक्षा या अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ताकि जब असली ताकतवर दुश्मन हमला करे तो हमारी सेना उसे पहचान कर तुरंत ढेर कर दें। बिल्कुल। इसकी खोज की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। एडवर्ड जेनर और चेचक का टीका। वो वाकई एक जीनियस ऑब्जर्वेशन थी। 18वीं सदी में जेनर ने देखा कि जिन ग्वालिनों को काउपॉक्स यानी गायों से होने वाली एक हल्की बीमारी होती थी, उन्हें चेचक जैसी जानलेवा बीमारी नहीं छूती थी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। नहीं, उन्होंने इसी ऑब्जर्वेशन से दुनिया का पहला टीका बनाया जिसने चेचक जैसी बीमारी को धरती से मिटाने में मदद की। मतलब ये किसी लैब में नहीं बल्कि दुनिया को ध्यान से देखने से हुआ। बिल्कुल, ये दिखाता है कि विज्ञान सिर्फ मशीनों में नहीं बल्कि गहरी मानवीय जिज्ञासा में भी बसता है। लेकिन ये भी सच है कि तब भी लोगों को टीके पर यकीन दिलाना एक चुनौती थी और आज भी है। आपने बहुत सही नब्ज पकड़ी है। मतलब ये लड़ाई सिर्फ लैब में नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में भी लड़ी जाती है। बिल्कुल, पब्लिक हेल्थ में विज्ञान जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है लोगों का भरोसा और सही जानकारी। भारत ने मेक इन इंडिया वैक्सीन जैसे अभियानों से दुनिया में अपनी धाक जमाई है। लेकिन टीकाकरण की सफलता आखिरकार इस बात पर निर्भर करती है कि हर एक इंसान तक उसकी अहमियत पहुंचे। चलिए अब उस स्थिति पर आते हैं जहां सारे बचाव के तरीके नाकाम हो गए। बीमारी शरीर में घर कर चुकी है। अब बात आती है उपचार की, यानी इलाज की। और यहां एक शब्द का जिक्र किए बिना बात अधूरी है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स 20वीं सदी की मेडिकल क्रांति थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेनिसिलिन की खोज, वो एक हादसा थी। एक हादसा? हाँ, एक फफूंद ने उनके पेट्री डिश में बैक्टीरिया को मार दिया था। लेकिन इस हादसे ने दुनिया बदल दी। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो पहले जानलेवा होते थे, अब आसानी से ठीक होने लगे। लेकिन कहते हैं ना, हर चमत्कार की एक कीमत होती है। और एंटीबायोटिक्स के मामले में हम वो कीमत अब चुका रहे हैं। हाँ, और वो कीमत है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये आज के दौर का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट है। और ये होता कैसे? जब हम एंटीबायोटिक्स का जरूरत से ज्यादा या गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे वायरल सर्दी जुकाम के लिए लेना या डॉक्टर का बताया कोर्स पूरा ना करना, तो हम बैक्टीरिया को इन दवाओं से लड़ना सिखा देते हैं। मतलब बैक्टीरिया एक तरह से स्मार्ट हो जाते हैं? बिल्कुल। सोचिए, आपने एंटीबायोटिक ली और 3 दिन में बेहतर महसूस करने पर कोर्स छोड़ दिया। इससे ज्यादातर कमजोर बैक्टीरिया तो मर गए, लेकिन जो सबसे जिद्दी और ताकतवर बैक्टीरिया थे वो बच गए। अब वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे और ये नई फौज ऐसी होगी जिस पर उस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा। ये तो बहुत डरावना है। इसका मतलब है कि हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एक मामूली सा कट या इन्फेक्शन भी फिर से जानलेवा बन सकता है। दुर्भाग्य से हाँ। WHO का अनुमान है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो 2050 तक सुपरबग्स यानी दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया हर साल 1 करोड़ लोगों की जान ले सकते हैं। 1 करोड़? ये तो आज कैंसर से होने वाली मौतों से भी ज्यादा है। हाँ, इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक लेना या कोर्स अधूरा छोड़ना सिर्फ अपनी सेहत से नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर समेटें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, ये मन और हमारे सामाजिक रिश्तों का भी संगम है। दूसरी बात, स्वस्थ जीवन शैली और साफ माहौल रोगों से बचाव का पहला और सबसे मजबूत कवच है। हमारी आदतें और हमारा समाज मिलकर हमारी सेहत की कहानी लिखते हैं। तीसरा, टीकाकरण विज्ञान का वो तोहफा है जो हमारी शरीर की सेना को भविष्य की जंग के लिए तैयार करता है। ये एक शक्तिशाली और सुरक्षित उपाय है। और आखिर में एंटीबायोटिक्स जैसी चमत्कारी दवाएं एक दोधारी तलवार हैं। इनका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना हम सब की साझी जिम्मेदारी है, ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी असरदार रहें। वाकई स्वास्थ्य का विषय जितना सीधा दिखता है उतना ही जटिल और बहुआयामी है। जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। आज हमने मॉडर्न मेडिसिन, टीकों और एंटीबायोटिक्स की बात की। हमारे स्रोत में आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का भी जिक्र है,
जो संतुलन और प्रकृति के साथ तालमेल पर जोर देते हैं। सही। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के इस हाईटेक वैज्ञानिक युग में बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम अतीत के इस पारंपरिक ज्ञान और वर्तमान के विज्ञान के बीच एक सार्थक पुल कैसे बना सकते हैं। ऐसा पुल जो दोनों की ताकत का इस्तेमाल करे, न कि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा